जी कामरान साहब, जो इंडिया के अगेंस्ट हमने कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है वो कैरी आउट किया, उसको जो है वो सामने रखते हुए हमने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को जो है वो तरक्की दी गई और फील्ड मार्शल का ओहदे पर जो है वो तरक्की दी गई और इस इजलास में और भी दूसरे अहम फैसले किए गए। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सिग्निफिकेंट फैसला है क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में आपको पता है कि ये दूसरे आर्मी चीफ होंगे जिनको फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया है और ये मिलिट्री टर्म्स में सबसे हाईएस्ट रैंक होता है। इससे पहले 1965 में जनरल अयूब के पास ये रैंक था और उसके बाद इनको ये रैंक दिया गया है। और ऑब्वियसली जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया हमने कशीदगी देखी और उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा, तो वफाकी काबीना ने ऑनर करते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है और ये सिग्निफिकेंट फैसला है। बट आई थिंक हिस्टोरिकली अगर आप देखा जाए तो ये जो फील्ड मार्शल जो हाईएस्ट रैंक तो है आर्मी के अंदर, बट कहा यह जाता है कि आमतौर पर ये एक सेरेमोनियल रोल होता है, एक ऑनर किया जाता है किसी वॉर जनरल को। और हिस्टोरिकली देखा गया है कि यूजली जब लोग समटाइम रिटायर हो जाते हैं उसके बाद ये ओहदा दिया जाता है। जनरल अयूब को भी जब ये रैंक दिया गया था तो वो उस वक्त पाकिस्तान के सदर भी थे। अब इसमें जो दिलचस्प और इंटरेस्टिंग आई थिंक पहलू ये होगा कि क्योंकि वो आर्मी चीफ भी हैं और आर्मी चीफ 4 स्टार होता है और ये जो फील्ड मार्शल का ओहदा है, ऑब्वियसली जो रैंक है वो सबसे हाईएस्ट है, तो क्या वो आर्मी चीफ का जो ओहदा है उसको भी रिटेन करेंगे? दैट ऑल्सो रिमेन्स टू बी सीन। और आई थिंक इसके हवाले से जो क्लैरिटी है वो मेरे ख्याल में जल्द सामने आ जानी चाहिए। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है कि एक ओहदा जो है वो उनके पास रहेगा और एक जो है वो उनको जाने देना होगा? यूजली जैसे मैंने कहा कि जो फील्ड मार्शल का हिस्टोरिकली बरतानिया में भी ऐसा रहा है, भारत के अंदर भी 2 ऐसे जनरल रहे हैं जिनको फील्ड मार्शल का ये खिताब दिया गया है। कहा यह जाता है ये एक सेरेमोनियल रोल होता है और यूजुअली आफ्टर रिटायरमेंट लोगों को दिया जाता है और बहुत कम ऐसा होता है कि एक फील्ड मार्शल भी हो और उसके पास आर्मी चीफ का ओहदा भी हो। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली जो मौजूदा आर्मी चीफ और अब जो फील्ड मार्शल हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत तो अभी रहती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी मौजूदगी में किसी और को आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा। बट ये एक क्वेश्चन जरूर है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में गवर्नमेंट एक क्लैरिटी जो है वो दे सकती है। ISPR का जो स्टेटमेंट जो सामने आया है उसमें तो उन्होंने यही कहा है कि आर्मी चीफ से मंसूब किया गया है कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि ये जो ऑनर किया है वफाकी काबीना ने और हुकूमत ने उनको फील्ड मार्शल का ये जो ओहदा दिया है। और उन्होंने कहा है कि ये जो रैंक दिया गया है ये पूरी अफवाज पाकिस्तान के लिए रैंक है और पूरे अफवाज पाकिस्तान का एक ऑनर है। तो मैं हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव आपको बता रहा था कि यूजली ये एक सेरेमोनियल पोजीशन होती है और आमतौर पर कम ही देखा गया है कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ का भी ओहदा उसके पास हो। ठीक जी जी, बहुत शुक्रिया कामरान आपका। हमने देखा है कि मेरा ख्याल इंडिया में भी जैसे आपने कहा मानक शाह जो हैं उनको मिला था शायद 71 की बार के बाद कि उनको फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया था। और प्लस अगर हम जैसे आपने अभी उसकी तारीख बताई है कि एक ओहदा या आप उसके 2 ओहदे रख सकते हैं या उसकी क्या क्लैरिटी आएगी, तो अगर आपको याद हो जनरल मुशर्रफ जो थे जब वो आर्मी चीफ बने थे तो उन्हें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा भी नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे उन्होंने दे दिया था, इफ यू रिमेंबर। सो ये पाकिस्तान में इस तरह के तो 2 ओहदे मेंटेन करने की मेरा ख्याल प्रेसिडेंट तारीख मौजूद है। जनरल अयूब खान साहब का भी आप बता रहे थे कि वो आर्मी चीफ भी थे या उसके साथ सदर पाकिस्तान भी थे, सॉरी, तो फिर तो उनको आगे फील्ड मार्शल का ओहदा मिला था। तो आपको लगता नहीं है कि दोनों ओहदे वो मेंटेन करेंगे? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल वो मेंटेन करेंगे। एक क्लैरिटी यहाँ पर जरूरी है। देखें जो फील्ड मार्शल है एक रैंक है, एक एजाज है बेसिकली। अगर आप देखा जाए कि 5 स्टार होता है ना, और 5 स्टार एक रैंक है और उसके एज इट सेल्फ अगर आप देखा जाए तो कोई उस तरह से ओहदा नहीं है कि आप उसे कहें, एक रैंक है कि आप ऑनर करते हैं। लेकिन आर्मी चीफ का ओहदा क्योंकि 4 स्टार होता है और इस केस के अंदर तो मतलब मेरे लिए तो बहुत हैरानकुन होगा कि वो फील्ड मार्शल जो आर्मी चीफ मौजूदा जो जनरल आसिम मुनीर हों और उनकी जगह पे किसी और को फिर आर्मी चीफ तैनात किया जाए। ये सिर्फ एक क्वेश्चन, एक नया प्रेसिडेंट है जो सेट होगा कि अब एक फील्ड मार्शल जो है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी होगा। तो इसके हवाले से मैं एक तारीखी पस मंजर वैसे मैं बताना चाह रहा था कि बेसिकली ये एक ऑनर किया है उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी हमने देखी है हालिया, तो उसको देखते हुए वफाकी काबीना ने फैसला किया कि ये जो हाईएस्ट रैंक है पाकिस्तान या किसी भी फौज का, उससे मौजूदा जो आर्मी चीफ है उनको नवाजना चाहिए। वैसे इसको इंडिया में कैसे देखा जाएगा सर?
आई थिंक इंडिया में देखें इस सारी एक्सरसाइज का जो पर्पज है, एक तो जो आर्मी चीफ को ये फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया है, मौजूदा जो एयर चीफ हैं उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है जब वो खत्म होगी उसमें तोसी की बात की गई। ऑलरेडी आई थिंक वो एक्सटेंशन के ऊपर है। तो मैसेज पाकिस्तान की आवाम के लिए भी, भारत के लिए भी, बाहर की दुनिया के लिए ये है कि ये जो 4 दिन की पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई है, तो पाकिस्तान का ये मानना है, और आई थिंक बाय एंड लार्ज इंटरनेशनल और जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं वो भी एग्री करते हैं, इसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। तो आप किसी जो फौजी क़यादत को ऑनर उसी सूरत में करते हैं जब वो एक अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। तो जहां तक मौजूदा आर्मी चीफ को जो ऑनर करने की बात है, आई थिंक वो भारत से हजम नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो हालिया तनाज़ा रहा पहलगाम हमले के बाद भी और उससे पहले भी, जो मौजूदा भारत में बेशक उनकी गवर्नमेंट हो, उनकी इस्टेब्लिशमेंट हो, उनकी इंटेलिजेंसिया हो, वो सारा ब्लेम करते हैं पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ को कि ये उनकी जो सख्त ईर पॉलिसी है, यानी कि वो बड़े इंडिया के हवाले से हॉस्टाइल हैं, हॉकिश हैं, और पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसे जर्नैल को सबसे हाईएस्ट रैंक देना, आई थिंक वो भारत जो है उसको ऑब्वियसली लाइट नहीं लेगा, बल्कि, और मेरा ख्याल है इसका पर्पज भी यही है कि भारत को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करना कि आप जिस फौजी जर्नैल से आप कह सकते हैं लिटरली बहुत आप नफरत करते हैं, आप उसको देखना नहीं चाहते, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आवाम है, वो इसको किसी और तरीके से देखती है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि वो क्लाउड्स ऑफ वार जो हैं वो भी दूर नहीं हुए, वक्ती तौर पर कोई थोड़े से छठे ज़रूर हैं। तो लग रहा है कि उन्होंने जो अपने वो डेलीगेशन इंडिया भेज रहा है वहाँ पे दुनिया भर में जा रहे हैं, शशि थरूर साहब भी जा रहे हैं, 7 और डेलीगेशंस भी हैं। अगर ये वापस आते हैं और दुनिया को कैल नहीं कर पाते, मतलब जो मेरी थोड़ी सी एक इस पर कन्फ्यूजन है कि एक लम्हे के लिए मान लिया कि दुनिया को कैल कर लिया शशि साहब ने, सब ने, कि पाकिस्तान जी कसूरवार है और इसी के पास सब कुछ है, तो क्या वापस आके जंग छेड़ देंगे कि दुनिया ने हमारा मौक़िफ़ ये मान लिया, नंबर 1। और दूसरी बात, अगर दुनिया नहीं मानती, हुई वाली पोजीशन रहती है जो उन्होंने जयशंकर साहब वाला पोजीशन थी जंग शुरू होने से पहले, तो फिर क्या करेंगे इन इधर केस? मतलब जीत के आते हैं बैरूनी महाज या बाहर से खाली हाथ आते हैं, इंडिया क्या करेगा सर? मैं इसको किसी और पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। मुझे पहली दफा एहसास हुआ है कि भारत की जो पॉलिसी है वो ऐसे लगा कि जैसे पाकिस्तान की पॉलिसी हुआ करती थी कि हम जब रिएक्टिव होते थे, हमारे ऊपर जब दबाव आता था, माजी में भी हम डेलीगेशन भेजते रहे, दुनिया को मनाने की कोशिश करते रहे कि हम कसूरवार नहीं है। ये जो भारत का इक़दाम है, ये इटसेल्फ एडमिशन है कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक बहुत बड़ा उनका फेलियर है कि अब दुनिया ने जब उनकी बात नहीं मानी और अब वो डेलीगेशन भेजकर दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें हम जो है कसूरवार नहीं है, पहलगाम हमला हुआ उसमें जस्टिफाई करने की एक्शन की कोशिश कर रहे हैं। और लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि मैं एक जो हार्डकोर जो पॉलिसी थी उसको रिफ्लेक्ट करता है, जो पाकिस्तानी डेलीगेशन भी जा रहा है या भारत के डेलीगेशन भी जा रहे हैं, वो एक हद तक तो थोड़ा डिफरेंस डालेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो भी मुल्क है, आई थिंक उनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो अपने इंटरेस्ट को सामने रख के होती है। आपका ख्याल है कि जब अमेरिका हमारी साइड जाएगी या भारत का ये डेलीगेशन जाता है शशि थरूर की क़यादत में, तो वो अमेरिका को क्या नहीं पता, CIA को नहीं पता, अमेरिका को इंटेलिजेंस नहीं है कि ये पहलगाम हमला उसके बाद की क्या सूरत हाल है, क्या यूरोपियन यूनियन को नहीं पता होगा, क्या UK को नहीं पता होगा। तो वो जो गवर्नमेंट होती है आई थिंक वो ज्यादा इन्फॉर्म्ड होती है। मुझे ये लगता है कि ये एक्सरसाइज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है ये एक आफ्टर थॉट है, ये एक डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ज्यादा है। इन रियलिटी मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बहुत बड़ा फर्क करने वाला है। तो ये मतलब जो मैं फिर पूछना चाह रहा हूँ सर, आप क्योंकि इन मामलात को बड़ा डीपली और बड़ा करीब से देखते हैं, कि मान लिया कि जी दुनिया ने कहा हाँ जी इंडिया ठीक कह रहा है और पाकिस्तान गलत है, तो वो दोबारा लॉन्च कर देंगे अटैक कि अब हमें मिल गई, एंडोर्समेंट हो गई है। और अगर वो पूरी दुनिया से फिर आके बाद दुनिया कहते नहीं भाई कोई सबूत आपने हमें नहीं दिए, जो जयशंकर साहब ने भी नहीं दिया, आपने भी नहीं दिया, घर वापस जाएँ। इन इधर केस जो मैं दोबारा सॉरी फॉर रिपीटिंग माई सेल्फ, तो मुझे इसमें कन्फ्यूजन है कि उससे इंडिया क्या गेन करने वाले हैं। अगर वो कन्विंस कर सकते तो जयशंकर साहब और उनकी टीम कर लेते। उन्होंने एम्बेसडर को वहाँ पे दिल्ली में ब्रीफिंग भी दी थी जिस पे यूरोपियन वो नाराज़ भी हो गए थे, शटअप कॉल दी थी यूरोपियंस को कि हमें लेक्चर ना दें। क्या ऐसी नई चीज़ ये शशि साहब बता सकते हैं माँ सिवाय एक अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेंगे, या 22 साल की उम्र में उन्होंने PhD कर ली थी, स्कॉलर थे और 25 किताबों के मुसन्निफ हैं, और क्या नई बात बताएंगे दुनिया को ये इस मौजूदा कन्फ्लिक्ट के बारे में? आई थिंक इसको देखने का जो आप इस बात पर एम्फोसाइज कर रहे हैं कि क्या अस्यूम करें कि वो कामयाब हो जाते हैं दुनिया का जो पब्लिक ओपिनियन है बनाने में कि ठीक है पाकिस्तान ही रिस्पॉन्सिबल, तो क्या वो दोबारा एक हमला करेंगे? आई थिंक बिल्कुल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, ना कोई ऐसी सिचुएशन होगी। इवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि मैं एक अस्यूम कर लेता हूँ कि जी वो साबित कर देते हैं
फिर भी दुनिया ये नहीं कहेगी कि आप चढ़ाई कर दें, ऑलरेडी वो तो कार्रवाई जो करनी थी कर ली। आई थिंक उसका जो बुनियादी जो पर्पस है, मैं जो बात दोबारा इस चीज़ पे एम्फसाइज कर रहा हूँ कि जो भारत में इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि हमारी इतनी बड़ी मैशत, 11 टाइम्स बिगर इकोनॉमी देन पाकिस्तान, 10 टाइम्स बिगर डिफेंस बजट, फिर बाकी दुनिया के साथ जो हमारे इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं कितने जुड़े हुए हैं, फिर हम अमेरिका के मगरब के इत्तेहादी हैं, उसके बावजूद पहलगाम हमले के बाद जो दुनिया ने पोजीशन ली वो या तो जिसमें 3 खुल के ममालिक ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, अमेरिका, यूरोप, यूके, G7 कंट्रीज जो हैं, उन्होंने जो पोजीशन ली या तो न्यूट्रल ली या फिर उसकी जो टिल्ट थी टुवर्ड्स पाकिस्तान थी। अब उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे वो, और जाके बताने की कोशिश करेंगे कि ये ज्यादती है। और दूसरा एक और उसका आप याद रखेंगे जो उनको ब्रीफ आई एम श्योर दिया गया होगा कि भारत अब एक तो उन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, उसके बाद जो लॉन्ग टर्म जो गेम खेलना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं। वो जा करके लेट्स से जापान उनका डेलीगेशन जाता है, वो कहेंगे जी आप पाकिस्तान को जो डेवलपमेंट फंड देते हैं वो आप ना दें। वो अमेरिका जाएंगे, उनसे कहेंगे कि जो आप IMF में पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं काइंडली वो ना करें। वो यूरोप जाएंगे, जो GSP प्लस समय मिलता है वो कहेंगे जी आप इनको ना दें। तो ये जो एफर्ट है उनकी, एक उसका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी है उसका, कि पाकिस्तान को आपने कॉर्नर करना है, आइसोलेट करना है। अच्छा, ये पाकिस्तानी जो डेलीगेशन जा रहा है सर, ये क्या काम करने जा रहा है? क्योंकि हम तो पहले लॉबिंग हमने तो नहीं की थी दुनिया भर में, हमने तो बड़ी जो पहले दिन से अच्छी स्ट्रेटजी बनाई थी कि जनाब हमने कंडमनेशन की, वो मजलूम मासूम लोग कहीं भी मारे जाएं प्रॉक्सीज में, मतलब उनके साथ तो सिंपथी की जा सकती है। दहशतगर्दी कहीं पे भी होगा उस पर मजम्मत करनी चाहिए, इनोसेंट लोग बेचारे मारे जाते हैं। तो हमारी तो बड़ी स्टेट की क्लियर पॉलिसी थी। दूसरा हमने कहा जी हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, जिस पर इंडिया ने नहीं राजी हुआ, दुनिया ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं। तो ये अब डेलीगेशन हमारी तो एस्टैब्लिश एक पॉलिसी बनी खड़ी है और दुनिया ने अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ठीक है, दैट्स द रीजन दे सपोर्टेड है। अब ये जो हमारा डेलीगेशन जाएगा बिलावल साहब का और बाकी लोगों का, तो ये क्या जाके नई चीज़ बताएंगे दुनिया को इसको काउंटर करने के लिए, वो जो इंडिया के हवाले से बताई जा रही है? व्हाट्स देयर पॉलिसी स्ट्रेटजी होगी? आई थिंक जो हमारी पॉलिसी है तो सबसे बड़ी, आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है कि इस भारत के हमले से पहले और भारत के हमले के बाद की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ है। उसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो एक ओवरऑल पिछले कई सालों से इंटरनेशनली आइसोलेशन के साथ साथ दुनिया हमें बहुत सीरियस नहीं लेती थी, इवन हमारे दोस्त ममालिक हमें सीरियस नहीं लेते थे। तो हमें एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जरूर मिला है जब हमने मिलिटरली एक बड़े मुल्क को जिस तरीके से जवाब दिया है। तो दुनिया देखें जो ताकतवर होता है उसकी इज्जत जरूर करती है, और पाकिस्तान की इस लिहाज से थोड़ी नेकनामी बढ़ी है। एक तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल कि जो भारत का जिस डेलीगेशन जा रहा है या भारत प्रोपेगेंडा करता है कि जो पाकिस्तान हर हमले में पाकिस्तान उसके पीछे मुलविस है, एक उसको काउंटर करना, एंड देन एट द सेम टाइम दुनिया को ये भी बताना कि ये भारत जो इल्जाम लगाता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, असल विक्टिम तो हम हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयां हो रही हैं, वो KP के अंदर हो, खास करके बलूचिस्तान के अंदर, इसमें भी भारत की खुफिया एजेंसियां मुलविस हैं। एक चीज इसको कैपिटलाइज करना है। दूसरा आई थिंक जो फोकस है, जो एक हमें एक पॉजिटिव वो मिली है, एक एज मिला है, आई थिंक एक पर्पज उसका ये भी कि उसको कैपिटलाइज करना है, और उसको हम किस तरह जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन है और जो गवर्नमेंट्स हैं उनको अपने जो पब्लिक ओपिनियन अपनी हमवार करके अपने लिए कोई फायदा हासिल कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक हो, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हो, इस पर्सपेक्टिव। आई थिंक पाकिस्तान के डेलीगेशन का जो पर्पज है वो मल्टी फ्रॉन्ट है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई वुड से कि ये सारी जो एफर्ट है, आई थिंक भारत ने क्योंकि स्टेप लिया है, पाकिस्तान ने भी लिया है, तो मोर और लेस ये कॉस्मेटिक मुझे ज्यादा लगता है। इसकी जो एक्चुअल सब्सटेंटिव वैल्यू है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा है, बट इट इज अ वर्थ ट्राइंग। अब ये नहीं हो सकता कि आपका जो एडवर्सरी है वो दुनिया में जाकर कैपिटल एक जगह पे ब्रीफ कर रहा है और आप वहां पर वेन्यू खाली छोड़ दें। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि ठीक है भी आप अपना जो काउंटर व्यू है या काउंटर नैरेटिव वो भी जाके वहां पर दें। अच्छा, आपको क्या लगता है जो पाकिस्तानी डेलीगेशन के मेंबरान हैं, आप क्योंकि फॉरेन ऑफिस भी देखते हैं बड़ा करीब से, तमाम लोगों को भी जानते हैं, ये प्रॉपर है, ठीक है, दे आर वर्थ इट, और वो जो इंडियन इतने अपने पावरफुल डेलीगेशंस भेज रहा है तो ये डिलीवर कर सकेंगे चॉइसेस, ये ठीक हैं जिन लोगों को मेंबर बनाया गया है? आई थिंक चॉइसेस नॉट बैड। आई थिंक बिलावल भुट्टो जरदारी, लेट्स आप उनसे बहुत सी चीज़ों के ऊपर इख्तिलाफ कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि उनका जो कंडक्ट है फॉरेन पॉलिसी, और बहुत सी जगहों पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर भी गए। 2 साल पहले जो गोवा में SCO की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, आई वाज आल्सो देयर, ये बिलावल साहब वहां पर मौजूद थे, और ही कंडक्टेड हिमसेल्फ वेरी मैच्योरली, आई थिंक बेटर देन जयशंकर। और ये बात खुद जो भारत के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इसको एडमिट किया था, ठीक है, और उनको एक नॉलेज भी है। फिर अगेन खुर्रम दस्तगीर, अनदर
आई थिंक PMLN के सीनियर लीडर हैं और उन लीडर्स में से हैं, मतलब ऑब्वियसली फ्रॉम गुजरांवाला, बट वेरी वेल रेड मैन। मतलब मेरा इंटरेक्शन भी होता रहता है, लिखते भी रहते हैं स्ट्रेटेजिक और चीज़ों के इश्यूज के ऊपर, तो ही अंडरस्टैंड्स द गेम। शरी रहमान अनदर, आपको पता है जर्नलिस्ट भी रही हैं, बहुत अच्छा लिखती भी हैं, बहुत अच्छा बोलती भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की चॉइस जो है इट्स नॉट बैड, दैट बैड। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आई थिंक एक चीज़ जो हम भूल रहे हैं कि इस सारे इंसिडेंट और इस एपिसोड में एक लिफ्ट मिली है पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को। अगर आप देखें, जो पहले अपने बारे में तनकीद करते थे, उनका मूड डाउन था, डिजेक्टेड थे, लोग कहते थे मुल्क छोड़ के चले जाना चाहिए, कुछ हो नहीं सकता। तो 20-25 सालों में पहली दफा देखा है कि एक नई रिजॉल्व, एक नया एतमाद है। एंड आई एम श्योर कि जो पाकिस्तानी डेलीगेशन विद द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जो हमारी फोर्सेज ने दी हैं, जब वहां पर जाएगा तो उनको एक आई थिंक एक टिक मिलेगी, एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर होगा। शायद इस दफा अपनी वो बात कहने में वो उनको ज्यादा मेरे ख्याल में बात करने में मजा आएगा। तो ये भी एक फैक्टर है, सो डोंट फॉरगेट दैट। बिकॉज मैं एनालॉजी यहाँ पर क्रिकेट की दे सकता हूँ पाकिस्तान और भारत की। तो मुझे लगता है कि जिस तरह हम क्रिकेट के मैदान में वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं, भारत से जरा तब की खेलते रहे ऑफ लेट, तो इस केस के अंदर मुझे लगता है कि शायद जो इस पाकिस्तानी जो डेलीगेशन है वो ज्यादा पुरएतमाद होगा उनके पीछे, क्योंकि कारकर्दगी है। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि वी वर अंडर डॉग्स, ठीक है, और लोगों का ये ख्याल था कि जब भारत हमारे पे चढ़ाई करेगा हम तो बस खत्म हो जाएंगे, बट वी रिस्पॉन्डेड एंड वी रेजिस्टेड। और ये चीज आपको एक नई रिजॉल्व थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, आई थिंक द इंडियन साइड इज ऑन द डिफेंसिव। बिल्कुल। कामरान साहब ये बताएगा, तमाम डिप्लोमेसी की हम जो बात करें वो सब अपनी जगह, लेकिन अमेरिका से ताल्लुकात जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड के लिए कितना मैटर करते हैं उसमें कोई शक नहीं है, एक सुपर पावर है। ये पूरे सिनेरियो से पहले हमें जो है हमारा टिल्ट ज़्यादातर चाइना की तरफ जो है वो समझा जा रहा था और हम एक बैलेंस हमेशा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, विच वॉज अ लिटिल टफ फॉर पाकिस्तान ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम कितने क्लोज हैं चाइना से। बट ऑन द अदर हैंड इंडिया का जो क्लोजनेस है, जो एक स्ट्रॉन्ग एलाई अमेरिका को वो समझ रहा था और उस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको फख्र भी था, कॉन्फिडेंस भी था, वो थोड़ा सा शैटर होता हुआ नज़र आया है। जब से ये पूरा सिनेरियो स्टार्ट हुआ हमने देखा कि अमेरिका ने उस तरह से मदद या उस तरह से जो है वो इन्वॉल्व नहीं हुए जिस तरह से शायद इंडिया चाह रहा था। फिर उसके बाद जब वो इन्वॉल्व हुए तो अब भी उन पे जो है ट्रंप पे तनकीद की जा रही है। एक तो इस बात पे कि उन्होंने सीज फायर कैसे करा दिया, बिकॉज इंडिया किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट के फेवर में नहीं है। दूसरा ये कि वो बार बार कश्मीर की बात कर रहे हैं, एक दफ़ा नहीं कई बार जो है वो कश्मीर की बात कर चुके हैं। तो जहां हम ट्रंप को मैन ऑफ पीस जो है वो करार दे रहे हैं, वहां बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट ट्रंप को लेकर इंडिया में नज़र आ रही है। तो ये जो एक रिफ्ट है अमेरिका से ताल्लुकात में, ये आपको लगता है एक बहुत बड़ा लॉस निकल कर आया है आउट ऑफ दिस सिचुएशन? आई थिंक भारत को ये पहली दफा तजुर्बा हुआ है, क्योंकि अभी वो नए नए इनके ताबी बने हैं। पाकिस्तान तो एक्सपीरियंस कर चुका है, 65 में भी 71 में भी कि अमरीकी बैरी बेड़ा आ रहा है और वो बैरी बेड़ा कभी ना आया। और इसी वजह से लोग कहते हैं कि जो अमेरिका है वो हमेशा अपने मफाद के लिए तो लोगों को इस्तेमाल करता है, लेकिन वक्त आने पे डंप कर देता है। बट हैविंग सेड दैट, इस केस में आई थिंक स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। आई थिंक जब ये क्राइसिस शुरू हुआ, बिल्कुल जो अमेरिका था उसने एक न्यूट्रल स्टांस जरूर लिया और दोनों साइड्स को अर्ज किया कि आप रिस्ट्रेंट शो करें, लेकिन एट द सेम टाइम इसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल थे, जैसे जेडी वैंस, उन्होंने शुरू में भारत को मौका दिया कि ये पाकिस्तान और भारत की लड़ाई इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। ट्रंप ने भी इसी तरह का बयान दिया कि ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। फिर जेडी वैंस ने किसी तरीके से एक जहां तक बयान दिया कि ठीक है, भारत ने जो कार्रवाई करनी है वो करे, लेकिन ऐसी कार्रवाई ना करे जिससे खित्ते में कशीदगी बढ़े। अब जो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई, क्योंकि मेरी अमेरिका में लोगों से बात हुई, उनका यही ख्याल था कि यार अमेरिका जो भारत है वो इतना बड़ा मुल्क है, उसका जो फोर्सेज हैं ट्वाइस द साइज ऑफ पाकिस्तान, उनके पास जहाज ज्यादा है, उनकी नेवी स्ट्रॉन्ग है, उनका इंटरनेशनल क्लाउड है। तो उनका ये ख्याल था कि ये को कार्रवाई करेंगे तो पाकिस्तान में तो हिलना नहीं है। और अगर तो वो इक्वेशन रहती कि पाकिस्तान की तरफ से जवाब ना आता, तो फिर आप देखते कि बिल्कुल अमेरिका कभी भी सीज फायर ना करवाता। तो इसकी जो फ्लिप साइड है वो ये है कि जब अमेरिका को नजर आया कि ये तो उनका जो सबसे बड़ा इत्तेहादी, सबसे बड़ा मुल्क भारत, जिसको हम चीन के लिए तैयार कर रहे हैं, उसको पाकिस्तान से मार पड़ रही है, और अगर 3 दिन ये मामला और चले तो ये तो बिल्कुल जो हम दुनिया को क्या पैगाम देंगे, और चीन तो इससे और इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पर अमेरिका ने बुनियादी तौर पर उसको बेल आउट किया है भारत को। लेकिन उसमें जो दूसरा फैक्टर जरूर है कि ट्रंप सम और दी अदर वो एक अपने आप को पीस मेकर कहते हैं, गैर रिवायती सियासतदान है, और वो सम और दी अदर आई थिंक वो नोबेल प्राइज देना चाहते हैं। वो जरा उसका ब्रॉडर व्यू ले रहे हैं, और मेरा ख्याल है वो जिस तरह से गवर्नमेंट चलाते हैं वो एक बादशाह हैं,
वो जेडी वेंस बेशक जितने प्रो इंडिया हों, जो मार्को रूबियो हों, आपको पता है कि जब वो सेनेटर थे रिपब्लिकन के, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक कानून पास करवाया था कि हमें अपने जो रिलेशनशिप हैं वो भारत के साथ उस लेवल पे लेके जाने चाहिए, उस तरह की कोऑपरेशन होनी चाहिए जैसे हमारी इजराइल के साथ है। तो उनके लेफ्ट राइट ट्रम्प के तमाम प्रो इंडिया लोग बैठे हुए हैं जिनका पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छा तासुर नहीं है। तो उसमें बुनियादी फर्क यही है कि देखिए, जब आप मैदान में अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, तो आपका जो एडवर्सरी है ना, वो भी आपकी इज्जत करता है। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का रिस्पांस बहुत डिप्लोमेटिक और जो फौजी रिस्पांस था ना, उससे पाकिस्तान की इज्जत जो है वो इनहांस हुई है, इवन विद इन द रैंक्स ऑफ द अमेरिकन जो पाकिस्तान के बारे में उतना अच्छा व्यू नहीं रखते थे। अच्छा, ये बताइएगा कि लास्टली के ट्रम्प साहब ने, हम देख रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की ज़्यादा तारीफ़ें भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम को कर रहे हैं, मुल्क की कर रहे हैं। मतलब ये पाकिस्तान के ये लोगों के लिए बड़ी प्लेजेंट चीज़ है और सरप्राइजिंग भी है। आप क्या समझते हैं कि ट्रम्प साहब का ये सारा मतलब अपनी राय को बदलना पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में, और इंडिया का ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो ज़्यादा अपने इंटरव्यूज़ में पाकिस्तान पर फोकस कर रहे हैं और ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, आप समझते सिर्फ ये मिलिट्री की अगर सक्सेस की वजह से, या कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो फ्यूचर में शायद वो ट्रम्प साहब चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है ज़रा उन पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए अगर मिडल ईस्ट में कोई नया पीस प्लान आता है वहाँ? आई थिंक एक्सपेक्टेशन तो उनकी बिल्कुल होगी कि मिडिल ईस्ट का आपने जिक्र किया और ओवरऑल बाकी चीज़ें। एक व्यू ये भी है कि शायद वो पाकिस्तान को पुश करके चीन से दूर करना चाहते हैं। बट आई थिंक मोर देन दिस, मुझे ये लगता है कि क्योंकि आपको पता है कि आफ्टर ऑल ट्रम्प जो है वो बादशाह हैं, किंग हैं वो अपने स्टाइल में। तो मेरी भी अमेरिका में जो लोगों से बात हो रही थी तो उनका यही कहना था कि लगता ये है कि ट्रम्प का सम और भी अदर पाकिस्तान के बारे में एक पॉजिटिव इमेज है, और उसके उस जो इमेज है उनका वो दैट इज कम्प्लीटली ऑपोजिट है जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सोचते हैं। तो वो एक जो अमेरिकी थिंक टैंक के साथ थे वो हंस भी रहे थे। वो कहते हैं कि जब ट्रम्प पाकिस्तान से मुतालिक बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद वो किसी और प्लेनेट में रहते हैं, उनको एडवाइस करने वाला पाकिस्तान के बारे में कोई और है। क्योंकि अगर आप वाशिंगटन में बैठे हैं, अगर आप व्हाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन वहां पर देखें तो पाकिस्तान के बारे में कोई भी हमदर्दाना सोच रखने वाला नहीं है। येट जो ट्रम्प है वो बड़ी पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव बात करते हैं। तो ये भी एक मिस्ट्री है। ये वैसे उस तरह की मैं आपके साथ बात काट रहा हूँ, ये इसी तरह की सिचुएशन 71 में थी। सदर निक्सन वाज 100% प्रो पाकिस्तान, और उनकी जो इंतजामिया थी वो सारी, मोस्टली सारी तो नहीं होगी, वो प्रो इंडियन थी कि जनाब के हमारे उनके साथ ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। तो निक्सन साहब भी पाकिस्तान के हक में थे। आप बता रहे हैं कि यहाँ पे ट्रम्प साहब को नजर आ रहे हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन भी। सो देयर आर बिट सिमिलरिटीज जो बातें आप कह रहे हैं कुछ किताबें जो मैंने पढ़ी है कि निक्सन से यहाँ तक ट्रम्प साहब तक। जी देखते हैं एक यहाँ पर डिफरेंस है। 71 में डोंट फॉरगेट कि स्टिल कोल्ड वॉर थी, हम सीटो सेंटो के मेंबर थे, चाइना वाज नोवेयर, जहाँ पर उसकी राइज नहीं हो रही थी, भारत को उस तरह की जरूरत नहीं थी, पाकिस्तान की अमेरिका को बिल्कुल जरूरत थी, अमेरिका की पाकिस्तान को जरूरत थी। इस सिचुएशन के अंदर जहां पर आपके कोई इंटरेस्ट कन्वर्ज नहीं कर रहे अदर देन लिमिटेड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, कोई नेक्स्ट डोर नेबर ट्रूप्स नहीं है अमेरिका के, यहाँ पर जो असल जो एडवर्सरी है वो उनका चाइना है। तो ऐसी सूरत के अंदर पाकिस्तान का को अप्रिशिएट करना किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, दैट इज आई थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी।